अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही दिलचस्प एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सच्ची कहानी है और जिसको सुन के आप खुद हैरान और परेशान हो सकते हैं। और मेरी कहानी का नाम है मेरे सिक्के। हम लोगों ने एक नया घर लिया था और हम सब इसको लेके बहुत खुश भी थे। हम लोग जब से इस घर में आए थे, काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऊपर से रेहान को बुखार आज ही थोड़ा कम हुआ था। अली घर से आज सुबह ही निकल गए थे। है तो आज एतवार था, लेकिन फिर भी नए घर के लिए काफ़ी सामान था जो अभी ख़रीदा नहीं था। नए घर के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पर्दे, ड्राइंग रूम का कारपेट, कुछ डेकोरेशन पीस भी लाने का कहा था। मगर कुछ ज़्यादा ही खाली खाली लगता था घर। पता नहीं नया था या फिर शायद हमारी आंखें रश और भरा हुआ घर देखने की आदी हो चुकी थी। ये सोच रही थी, इतने में बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो अंबर थी। अस्सलामुअलैकुम नरीन बाजी, आप संडे को भी जल्दी उठ जाती हैं, कमाल की बात है। वैसे ये बोलकर वो शुरू होगी और यहाँ वहाँ की दाएं बाएं की सभी कहानियाँ बताना शुरू कर दी। और मैं उसको देखती रहेगी और सोचती रहेगी कि कितनी शौक सी है, चंचल लापरवाह, हंसती है तो हंसती जाती है, चुप करे तो गुनगुनाने लग जाती है। कुछ भी बात का कोई भी जवाब ना दो तो खुद ही जवाब देकर अगली बात शुरू कर लेती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। वो रहती तो हमारे सामने वाले घर में थी, पर हमारे घर में ही रहती थी। सोचती हूँ कि वो ना आए तो मेरा दिन कैसे अकेले में गुजरेगा। मैं उसकी बातें भी सुनती रहती और साथ साथ अपना काम भी करती रहती। इतने में क्या हुआ कि उसने आवाज़ दी, नौरीन बाजी यहाँ आना ज़रा। पता नहीं कुछ लाई थी शायद अपने घर से जाकर। देखा तो उसके पास छन छन करते हुए ढेर सारे सिक्के थे। ओह, मेरा मुंह खुला ही रह गया इतने सारे सिक्के देखकर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, कनाडा, इंग्लैंड, न जाने किस किस मुल्क के रंग बिरंगे और चमकते हुए छोटे बड़े सिक्के थे। मैंने उससे पूछा, इनका क्या करोगी? कहने लगी, एक एग्ज़िबिशन है अल हमरा सेंटर वाला का, तो मैं उसमें वहाँ पर फ़र्स्ट प्राइज़ जीतना चाहती हूँ। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अच्छा, मैंने कहा, हाँ ज़रूर जीतोगी तुम। ये कहकर मैं न जाने किन सोचों में गुम होगी। वो अपने घर चली गई। शाम को जब आई तो मुंह लटका था। तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, पूछने पर बोली कि शायद वो एग्ज़िबिशन ना जीत पाए। मैंने कहा, क्यों? वैसे तो मेरे पास सारे मुल्क के सिक्के हैं, पर कुछ मुल्कों के अभी भी रहते हैं और कुछ न जाने किधर चले गए हैं। इसी वजह से मेरा मुंह लटक गया है। ये लड़की आज मेरा राज जान के ही रहेगी। मेरे दिल में ये आया, क्योंकि इस राज को छुपाते हुए कई साल, कई माह यूं ही गुजर गए थे। इतनी भोली सी सूरत और लटका हुआ मुंह मुझसे देखा ना गया, न जाने क्यों। स्टोर रूम में मैं गई और अलमारी खोली और सबसे निचले खाने में एक बॉक्स निकाला और लाकर उसके आगे रख दिया। वो हैरान होकर मेरी शक्ल की तरफ देखने लगी। बोली, ये क्या है? मैंने कहा, खुद ही देख लो। उसने बॉक्स खोला तो मारे खुशी के और हैरत के ज़मीन पर ही बैठ गई। हाय अल्लाह, इतने सारे सिक्के! दोनों हाथ गालों पर रखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुस्कुराने लगी। फिर एक एक करके सब को निकाल के गौर से देखने लगी और मैं अंबर की शक्ल में अपना बचपन याद करने लगी, जब अब्बू की जेब से रोज़ नया सिक्का निकालकर खुशी खुशी इसी बॉक्स में डाला करती थी और लिस्ट बना लेती थी कि ये कौन से मुल्क का सिक्का है और ये किस मुल्क का है और कितने सिक्के हो गए हैं किस मुल्क के। हर एक मुल्क के न जाने कितने कितने सिक्के जमा करके रखे थे। फिर हमारे स्कूल में एक दिन आल पंजाब स्पोर्ट एसोसिएशन का वफद आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि इस साल के आखिर में मुनफरद शौक़ और सरगर्मियों की कैटेगरीज़ में एक मुकाबला होगा, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ़ कोनों से स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हमारे स्कूल से बच्चे शॉर्ट लिस्ट के लिए निकाले गए, जिसमें मेरा नाम टॉप पर था। फिर मुख्तलिफ़ स्कूलों के ग्रुप्स बनाए गए और मिलते जुलते शौक़ और सरगर्मियों वालों को एक साथ किया गया। जैसे मेरे ग्रुप में एक लड़की
डाक टिकट वाली थी, एक लड़का करंसी नोटों वाला था और एक को सदियों पुरानी तस्वीर जमा करने का शौक़ था और एक को तो मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड, कीमती पत्थर जमा करने का शौक़ था। हम सबका एक ही ग्रुप था। ऐसे ही कुछ खूबसूरत परिंदे और जानवर लेकर घूम रहे थे। कुछ हाथ की बनी पुरानी ज़रफ़ की चीज़ें जैसे हाथी के दांत से बने हुए बर्तन, दूसरी घरेलू अशिया को उठाए नज़र आ रहे थे। ऐसे ही जब सबकी दर्जाबंदी कर दी गई तो एक छोटी सी तकरीब में हम सब में से किसी एक का नाम फाइनल किया जाना था। हमारे ग्रुप में हम 5 बच्चे थे और हमारे ग्रुप का नाम एफ़ था। और फिर वो लम्हा भी आ गया जब अनाउंसमेंट करने वाली खातून बोली, ग्रुप एफ़ में से जिस स्टूडेंट को फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया गया है उनका नाम नौरीन जमाल है। मेरी खुशी की तो इंतहा न रही। स्टेज पर बुलाया गया, एक मुबारकबाद दी गई और सर्टिफिकेट और छोटी सी रकम बतौर इनाम भी दी गई। ग्रुप के बाकी स्टूडेंट ने भी मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे दिमाग में आने वाले वक्त के लिए अभी कुछ ऐसी खलबली शुरू हो गई थी कि अब क्या होगा। फाइनल यूनिट में नाम तो आ गया है, मगर फिर घर आई तो अब्बू को सबसे पहले बताने के उनके कमरे में गई, मगर अभी अब्बू घर नहीं आए थे और मैंने अम्मी और भाई बहनों को तफसील बताने लगी। आज काफ़ी देर हो गई थी कि अब्बू को, और मैं उनका शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि आज अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए। भाई का फ़ोन बजा तो मैंने कहा ज़रूर ये अब्बू का होगा, और मैंने भाई से कहा कि अब्बू को बोलो ज़रा जल्दी घर आ जाएं, आज बहुत देर हो गई है। भाई फ़ोन सुनने बाहर गए और उन्होंने बताया कि अब्बू का फ़ोन नहीं था बल्कि मेरे किसी दोस्त का था, और उसने बताया कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से सारे सिक्के छिन छिन करते ज़मीन पर बिखर गए। आंखों में पानी और जलन से शिद्दत महसूस हुई। अम्मी किचन के दरवाजे में ही बैठ गई। भाई तेज़ तेज़ चलते हुए घर से बाहर निकले और उसका दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग अब्बू को अस्पताल ले गए थे। सर पर गहरी चोट लगी थी जिससे अच्छा खासा खून बह चुका था। अब्बू होश में नहीं थे। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। सुबह भाई घर आया तो बहुत परेशान और रोने वाली शक्ल थी। ना अब्बू का कुछ बता रहा था, ना वैसे ही कुछ बोल रहा था, बस चुपचाप सबको घूर रहा था जैसे दिमाग चल ही नहीं रहा। अम्मी ने बहुत पूछा, अपनी कसम दी तो नमदार आंखों से बोला, अब्बू कोमा में चले गए हैं। हम सब के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। कुछ देर के लिए हम सब खामोश हो गए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करते। हम तो खुद बहुत छोटे थे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अम्मी थी कि बिल्कुल खामोश हो गई थी, कुछ ना खाती थी ना कुछ बात करती थी, बस खामोश यूं ही सारा दिन गुजारती थी। अब्बा को कोमे में 2 हफ्ते गुजर गए थे। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, सारा दिन अम्मी के पास बैठी रहती थी। एक दिन दोपहर को बेल बजी, दरवाज़ा खुला तो क्लास फेलो शुबाना आई और उसने एक मर्सल मेरे हाथ में मेरे हवाले किया और खोल के देखा तो पंजाब स्पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से था। मुझे अगले हफ्ते मुकाबले में शिरकत की दावत दी गई थी। मुकाबले की तैयारी तो मुकम्मल थी, मुझे कुछ ख़ास नहीं करना था, फिर भी मैंने मुकाबले से एक दिन पहले सुबह सुबह सब कुछ देखकर परखा और फिर चेक कर लिया। कमी पेशी पूरी करके तमाम सिक्कों को तरतीब दी और एक बड़ी सी डायरी में उन सबको चिपका के रख लिया ताकि अच्छी तरह नुमाइश की जा सके। मगर मैं क्या करूं कि किस्मत में क्या लिखा है, बस यही सोच मेरे दिल में थी कि न जाने अब क्या होगा। किस्मत में क्या लिखा है इसका राज आज तक ना कोई जान सका है ना कोई जान पाया है, तो मैं कैसे जानती। अगले दिन सुबह अजान के वक्त अस्पताल से किसी का फ़ोन आया। सीधे और साफ लहजे में, जमाल साहब फौत हो गए हैं। फ़ोन भाई ने सुना, आंसू उसके चेहरे पर बहते हम सब ने देखे। भाई को रोता देखकर कोई बहन कब तक हौसला रखती। सब के हौसले टूट गए थे। अम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब थी और अब्बू के बात सुन के और बिगड़ गई। छोटी बहन को तो जैसे कोई जहनी धचका लगा हो, ना कुछ सुन रही थी ना कुछ बोल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, अम्मी को उठाया, भाई अस्पताल गया। थोड़ी ही देर में लोग आना शुरू हो गए थे। मोहल्ले वाले, दूर करीब के सभी रिश्तेदार, अब्बू के जानने वाले।
हम लोगों से क्या मिलते, हम तो खुद ही नहीं संभल सकते थे। मगर भाई ने हिम्मत की। सब कुछ मैयत घर लाने के से लेकर जनाजे और दफनाने तक सब का इंतज़ाम भाई ने किया और भाई के दोस्तों और मोहल्ले वालों ने भी खूब मदद की। फिर क़यामत का दिन किसी तरह ढल गया, रात भी गुजर गई। कुछ दिन बाद स्कूल से कुछ टीचर्स आए, हमारे स्पोर्ट टीचर्स भी आए। अब्बू के अफसोस के बाद मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा तुम मुकाबले में हिस्सा तो नहीं ले सकी, मगर कोई बात नहीं, कुदरत का ऐसा ही मंजूर था, तुम अगले साल भी कोशिश कर सकती हो। सारी टीचर्स ने भी यही बात की और इस बात की ताकीद की, मगर मेरा जज्बा शायद अब्बू की वजह से ही था। सिक्के भी अब्बू की वजह से ही जमा हो सके थे। अगले साल वैसे भी मुकाबले के दिनों में मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था और मेरी दिलचस्पी भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई थी। मैंने गौर ही नहीं किया कि अपनी सोचों में गुम अंबर की तरफ तवज्जो ही न दी और वो कब से मेरे मुंह को देखी जा रही थी। उसको उसके मतलब के करीब के सभी ही सिक्के मिल गए थे। आखिर में उसको वो चिट्ठी भी मिल गई जो आल पंजाब स्पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से मुझे मौसूल हुई थी। चिट्ठी पढ़कर उसके आंसू निकल आए, जज्बाती होकर मेरे गले लगी और जिस तरह उसके लिए ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल था। जिस शौक़ में वो चलना सीख रही थी, मैं उस शौक़ को बरसों पहले ही अधूरी सी छोड़कर एक और उड़ान भर चुकी थी। फिर आखिर में वो डायरी जिसमें मैंने मुकाबले में स्कूल की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करना था, अंबर उसे खोलकर देखने लगी। पहले ही सफ़े पर तहरीर था, फ़ौज़िया की तरफ से नौरीन के लिए। फ़ौज़िया मेरी अम्मी का नाम था और मेरी अम्मी ने मुझे वो डायरी गिफ्ट की थी और मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ थी और उसकी कदर कीमत मेरी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा थी। अब मेरी आंखें न जाने क्यों नम हो गई थी, जैसे हमारे अहबाब में वो वाहद एक ही बेवा आंटी फ़ौज़िया की आंखें नम थी जिस दिन उन्होंने मुझे वो ये डायरी और सिक्के सजाने के लिए दी थी। अंबर की तरफ देख के मेरे सारे ज़ख्म फिर से वो ताज़े हो गए थे। हर चीज़, हर बात मुझे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे कि ये अभी की बात है। मगर मैंने फिर भी हौसला किया और ये सारी चीज़ें, ये डायरी, ये सिक्के मैंने अंबर को दे दिए कि अगर मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई है तो अंबर की ये ख्वाहिश पूरी हो। उसकी खुशी और उसके चेहरे की रौनक देख के मैंने उसमें अपना आप देखा और मैंने उसके लिए दुआ की कि वो ज़रूर कामयाब हो और वो अपनी मंजिल को पाए जिसकी वो ख्वाहिश रखती है। जैसे कि हम सब की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। मगर कोशिश करें कि आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले, अगर कोई इंसान आपसे किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है तो कोशिश करें कि आप उसकी वो ख्वाहिश को पूरा कर सकें। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो फिर भी कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से हमें कामयाबी भी मिल जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।